दोस्तों, मुझसे पहले नागराज के निर्माता कौटिल्य नागमणि ने अपना दावा पेश किया कि क्यों नागराज की जान पर उसका अधिकार है। अब मैं आप सबके सामने वह हैरतअंगेज दावा पेश करने वाला हूँ जो आप सबके होश उड़ा देगा। लेकिन इस दावे को पेश करने के लिए मुझे भी नागमणि की तरह ही अतीत के पन्नों को खोलकर आपके समक्ष रखना होगा। अतीत के पन्ने जो उतने ही काले और अंधकार से भरे हुए हैं जितने तांजानिया के वे जंगल जहाँ के थोडांगा बेताज बादशाह हैं। अफ्रीका के खूंखार नरभक्षी जंगली आदिवासी कबीले जिनका काला जादू सभ्य समाज के लिए आज भी एक किंवदंती है। उन सभी कबीलों का मैं देवता था, अफ्रीकी काले जादू का देवता थोडांगा, जो शेर गेंडे हाथी से एक साथ कुश्ती लड़ता था। गेंडे के सींग, हाथी दांत, शेर चीते की खाल का विश्व में सबसे बड़ा तस्कर और अफ्रीका के संगठित आतंकवाद का सरगना, हथियारों का सबसे बड़ा तस्कर। अफ्रीका में सरकार किसी की भी हो, राज सिर्फ और सिर्फ थोडांगा का करता था। थोडांगा के एक इशारे पर सत्ता का तख्ता पलट हो जाता था। पूरे महल को छावनी में बदल दो कमांडर। एक परिंदा भी हवा में उड़ता दिखाई दे तो मार गिराओ और पूरी सेना को आदेश दो कि तंजानिया के जंगल में घुसकर उस आतंकवादी थोडांगा का शिकार करें। जो आदेश जनरल। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ मित्रों कि थोडांगा को देवता सिर्फ नाम के लिए नहीं कहा जाता। जो भी थोडांगा के विरुद्ध जाने की कोशिश करता है, जिंदगी उसके विरुद्ध चली जाती थी, वह भी बेहद दर्दनाक तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे कर कर उसको कुत्ते की जनरल, हे भगवान, जनरल की भाई अपने आप कैसे उखड़ गई। उफ, यह काला जादू है, क्योंकि थोडांगा की जो शक्ति उसे सबसे सर्वशक्तिमान बनाती थी वह थी अफ्रीका का काला जादू, वुडू। हा हा हा। बेवकूफ़ जनरल सत्ता मिलते ही खुद को भगवान समझने लगा था। भूल गया था कि अफ्रीका में सिर्फ एक ही भगवान है, सम्राट थोडांगा। संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप सम्राट थोडांगा के सिंगों पर टिका हुआ था, जिस पर राज करता था सम्राट थोडांगा का सबसे विश्वास पात्र गुलाम, जूलू। थोडांगा के जीवन के सिर्फ दो ही उद्देश्य थे मित्रों, जिनमें से पहला था काबुकी के खजाने तक पहुंचना। काबुकी अफ्रीका भाषा में हाथी को कहते हैं। काबुकी का खजाना यानी खरबों डॉलर्स मूल्य के हाथी दांत और हड्डियों का वह बेशकीमती खजाना जो तांजानिया के जंगलों की अंधेरी गहराइयों में कहीं छुपा हुआ था, जिस तक वर्षों के अथक प्रयास के बावजूद भी मैं पहुंच नहीं पाया था। और दूसरा, सतरंगी गेंडे का सिंह हासिल करना। सतरंगी गेंडा जिसके सिंह में काली शक्तियों को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता होती है। संसार का एकमात्र सतरंगी गेंडा कई बार मेरे चंगुल में आते आते निकल चुका है। मैं निरंतर अपनी इस मुहिम में लगा हुआ था। इस दौरान कई आदिवासी कबीलों द्वारा छुटपुट बगावत की वारदात यदि होती भी थी तो मेरा जनरल जूलू और उसकी सेना उसे कुचलने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन अफ्रीका के देवता की कुंडली में जैसे किसी काल सर्प दोष के जैसे आया था वह नाग। कितना नैनाभिराम दृश्य है इन घाटियों का तक्षिका। हाँ, नागराज कुछ दिनों यहीं ठहरने को जी करता है, पर हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं आए तक्षिका। हम यहाँ खुद को अफ्रीका का देवता कहलाने वाले सम्राट थोडांगा के आतंक से अफ्रीका की त्राहिमाम करती निरीह जनता को मुक्ति दिलाने की मुहिम पर आए हैं। ओह, वहाँ नीचे क्या हो रहा है नागराज? ये तो सेना के जवान हैं जो आदिवासियों को बंधक बनाकर शूट करने वाले हैं। अरे, यह कैसा विचित्र जीव मंडरा रहा है आसमान में। उसे छोड़ो और इन्हें शूट करने पर ध्यान दो। यस कमांडर। मौत के अंगारों के लपलपाने से पहले ही हवा में लहराए वह जहरीले सैनिक। ओ सांप! ये हवा में सांप कहाँ से आए? ये तो हमारे हाथों से गन्स निकाल कर ले गए। कौन हो तुम लोग और क्यों इन गरीब आदिवासियों का खून बहाना चाहते हो? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? शायद तुम्हें पता नहीं, अफ्रीका में सरकारी कार्य में बाधा डालने और जनरल जूलू का विरोध करने की सज़ा मौत है। तुम लोगों को देखकर आज मेरे मन में अपने देश की सेना के लिए सम्मान और बढ़ गया। धिक्कार है उन मूर्खों पर जो भारत की सेना पर, पिछड़ों और आदिवासियों पर अत्याचार के मिथ्या आरोप लगाते हैं। ऐसे सभी बुद्धिजीवियों को यहाँ बसा देना चाहिए। आतंकी के सही मायने में अर्थ पता चल जाएंगे उन्हें। ज़रूरत से ज़्यादा जुर्रत करती तेरी जुबान में हमेशा के लिए खामोश किए देता हूँ। तुमने अपनी चला ली, अब मेरी बारी। नागराज की सेना ने बंधकों को आज़ाद कर दिया। इसके हाथों से सांप छूट रहे हैं। यह आदमी है जादूगर? इसकी स्नेक स्टाइल अद्भुत है। वार इतने तेज है कि नज़र ही नहीं आ रहे। यूं तो पूरी सेना की टुकड़ी के लिए अकेला नागराज ही काफ़ी था, फिर भी उन 4 सूरमाओं के साथ ने मिनटों का काम चुटकियों में निपटा दिया। ये थे पोमा, चोमा, क्रो और सूगा। ओह, कमांडर भाग रहा है। उसे जाने दो मित्र। मैं चाहता हूँ कि नागराज के आगमन का संदेश जनरल जूलू तक पहुँच जाए। तुम कौन हो मित्र? यहाँ के तो नहीं लगते। तुमने हमारी प्राण रक्षा की है।
हम तुम्हारे ऋणी हैं। मेरा नाम नागराज है। उठो साथियों, मित्रता में ऋण कैसा। जनरल जूलू को वह नाम नाग के दंश जैसा ही प्रतीत हुआ था। नागराज, उसके हाथों से सांप छूटते थे। हो न हो यह प्रोफेसर नागमणि का वही हथियार है जिसकी कुछ समय पहले उसने नीलामी करने की कोशिश की थी। देवता सम्राट थोडांगा भी इसकी नीलामी में गए थे। अगर यह वही नागराज है तो मुसीबत बहुत बड़ी है। मुझे फ़ौरन कुछ करना होगा। देवता थोडांगा तक पहुंचने के उसके खतरनाक इरादे पूरे नहीं होनी चाहिए। और साथ ही मोरी कबीले वालों का वह हाल करो कि दूसरा कोई भी कबीला देवता थोडांगा के खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत न करे। जनरल जूलू ने अपने आदिवासी कबीले के सरदार और अपने गुलाम टांगों को बुलाया और नागराज के विषय में बताया। मेरे कबीले की इंसानी मांस और खून की प्यास बुझाने का यह जो अवसर आपने प्राप्त किया है, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ महामहिम। उस रात मोरी कबीले का नागराज विशेष मेहमान था। तुम्हारी शक्तियाँ अद्भुत है दोस्त। हमें यकीन है कि तुम उस राक्षस थोडांगा और उसके पालतू जनरल जूलू से आतंक से मुक्ति दिलाने हमारे साथ दोगे। मैं अफ्रीका उसी उद्देश्य आया हूँ दोस्त। नागराज के आगमन के जश्न को मौत के मातम में बदलने के लिए टांगों का भाई नरबक्ची कांगो अपने खूनी कबीले के साथ मेरी कबीले तक पहुंचा। नरबक्शी खूनी कबीला, आक्रमण, मुकाबला करो साथियों। खूनी कबीला, यह लोग जूलू के गुलाम हैं नागराज। जिंदा इंसानों को मारकर कच्चा खा जाने वाले जंगली जानवर हैं। उस मासूम की गर्दन पर दांत गड़ा दिए हैवान ने। कौन है रे नागराज यहाँ? उस जहरीले की आंखों से अंगार और मुख से विष फुंकार की ललकार फूट पड़ी। कांगो, मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने वाले दरिंदे, बहुत बुरी मौत मरेगा नागराज तुझे। कितना स्वादिष्ट होगा तेरा जहरीला मांस। तेरी कसी हुई बोटियां नोच नोच कर खाने के लिए मेरे दांतों में खुजली मच रही है नागराज। ले, मिटा ले अपने दांतों की खुजली और उसके साथ अपना वजूद भी। अगले ही पल एक दर्दनाक चीख के साथ मोम के पुतले के समान पिघल गया कांगो। मौत का कहर बनकर टूटा नागराज उस नरबक्ची कबीले पर। कुछ ही देर में नरबक्शी खूनी कबीला जो वहाँ मौत का दुख्शा नृत्य करने आया था, नागराज के विष तांडव से खुद काल का ग्रास बन गया था। पापाध्यक्ष की सभा में थोडांगा का कथा वर्णन सुन रहे श्रोताओं का सब्र जवाब दे रहा था। इस कहानी में ऐसा भला क्या खास है जो हमें इससे सुने? नागराज के कारनामे को ऐसे सैकड़ों हजारों किस्से। हाँ, हर किस्सा सुनने बैठेंगे तो नागराज के कारनामों पर पूरा नागग्रंथ लिखना पड़ जाएगा। मैं जब कहानी सुना रहा हूँ तो कहानी कितनी भी लंबी हो, चुप मार कर सुनो, वरना मुंडी मरोड़ दूंगा सालों। थोडांगा की मोटी भोंडी उंगलियों में दबे पुतलों की नाजुक गर्दनों के साथ महाखलनायकों की सांसों की डोर भी टूट जाती यदि स्थिति संभालने के लिए पापाध्यक्ष ने हस्तक्षेप नहीं किया होता। हा हा हा, आपने यहाँ उपस्थित सभी महाखलनायकों के वूडू पुतले भी बना लिए सम्राट थोडांगा। असीम शारीरिक शक्तियों के अतिरिक्त अपने गुरु महान एल्फेंटा से सीखी हुई अफ्रीका की यह प्राचीन और लुप्त हो चुकी काले जादू की विधा भी ब्रह्मास्त्र के रूप में अपने तर्कश में शामिल की है आपने। हमारा अनुरोध है कि आप अपनी कथा जारी रखें सम्राट थोडांगा। अब आपको बीच में टोकने की घृष्टता कोई नहीं करेगा, क्यों साथियों? हाँ, कोई नहीं करेगा। हा, मज़ा आएगा। आगे सुनो। अब पहले इन पुतलों को संभाल के कमर में बांध लूँ। गलती से कहीं इनके हाथ पैर टूट गए तो बेवजह लंगड़े लुल्ले हो जाओगे महाखलनायकों। थोडांगा ने कहानी आगे बढ़ाई। मोरी कबीले वाले अपनी और नागराज की जीत पर जश्न मना रहे थे, इस बात से अनजान कि उनकी जीत में ही उनकी हार छुपी थी। मेरा गुलाम जूलू जैसे इसी पल की प्रतीक्षा में था। मेरे गुलाम ने उन सभी अतृप्त नरभक्षी आत्माओं को अपने वश में कर लिया। खूनी आत्माएं। खूनी कबीला रक्त पिशाच आत्माओं में बदल गया था। इन आत्माओं पर हमारे हथियारों का कोई असर नहीं हो रहा है। जरूर थोडांगा और उसके पालतू जूलू का काला जादू है, सिर्फ वही आत्माओं को काबू में कर सकते हैं। अब हम क्या करें नागराज? इन लहू के प्यासी रूहों का मुकाबला कैसे करेंगे हम? काले जादू और परालौकिक शक्तियों से नरकनाशक नागराज की वह प्रथम मुठभेड़ थी। नागराज खुद भी भौचक्का था। सर्प सैनिक, विष फुंकार, स्नेक हैंड, सर्पदंश, कोई भी शक्ति इन आत्माओं पर काम नहीं कर रही थी। क्योंकि ये जीवित शरीर नहीं है, इसलिए मेरा खून चूसने पर भी पिघल नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म का सारा खून सोख रहे हैं। मैं किसी भी तरह खुद को इनसे अलग नहीं कर पा रहा हूँ। तक्षिका, क्या तुम इन रक्त पिशाचु आत्माओं से निपटने में सहायता कर सकती हो? इनकी शक्ति का स्रोत तंत्र मंत्र नहीं बल्कि काला जादू है नागराज। नागराज के साथ साथ तक्षिका भी उन आत्माओं के चंगुल में फंस गई थी।
मेरी शक्तियाँ इन पर बेअसर है। उफ, यह तो जोंक की तरह चिमट गई है। जल्दी करो तक्षिका, वापस मेरे जिस्म में समा जाओ। नहीं नागराज, मैं इस तरह मुश्किल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा कहा मानो तक्षिका, सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम इन खूनी आत्माओं के चंगुल से बच सकते हैं। ठीक है नागराज, जैसा तुम कहो। अगले ही पल नागराज खुद भी अपने नागरूप में आकर पास ही एक पेड़ में जड़ में नजर आ रहे सांप के बिल में घुस गया। जान बचाने का फिलहाल यही एक तरीका नजर आ रहा है। बुरी तरह घायल नागराज की आंखों ने बेहोश होने से पहले वह अंतिम दृश्य देखा। पाप परिषद में सन्नाटा पसरा हुआ था, पर हर एक महाखलनायक आवक था। अब थोडांगा मजाक उड़ाने की हिम्मत उनमें से किसी भी महाखलनायक की नहीं हुई। तो दोस्तों, इस तरह विश्व आतंकवाद का दुश्मन नरक नाशक नागराज मेरे एक अधने से गुलाम की शक्तियों के आगे दम दबाकर भील में घुसा। पाप अध्यक्ष की निगाहें उस चमगादड़ पर टिकी हुई थी जो उस बंद जगह पर जाने कहाँ से और कैसे घुस आया था और बहुत तल्लीनता से सारा वृत्तांत सुन रहा था। उस चमगादड़ को देखकर पाप अध्यक्ष के अधरों पर एक हिंसक अर्थपूर्ण मुस्कान नाच आई। एक और जहाँ पाप परिषद में आए नए आगंतुक से अनभिज्ञ महाखलनायक नरकनाशक नागराज की पराजय और पलायन की दास्तान सुनने में व्यस्त थे, दूसरी तरफ नरकनाशक नागराज और दनादन डोगा दोनों ही अपने अपने तरीकों से आतंकवादियों के काशी स्थित अड्डे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ डोगा, ये सभी निर्दोष व्यापारी हैं, इनका आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं। मेरा डाग इंस्टिंक्ट गलत नहीं हो सकते। दाल मंडी बाजार वाराणसी, लेकिन मेरे कुत्ते साथियों का कहना है कि बुरे लोगों का गढ़ यहीं आसपास ही है। मेरी श्वान इंद्र भी यही कहती है। मेरी नाक सूंघ सकती है वो गंध। यहाँ कोई तो है जिसके इरादे नेक नहीं। रुक जा, यहाँ लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ स्तंभित हाथ से निकला जा रहा था। मुझे कुछ करना होगा। हटो रास्ते से, जाने दो, रास्ता छोड़ो। चियो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओह, मौके का फ़ायदा उठाकर वह निकलने में कामयाब हो गया। पर इतनी फुर्ती से वह कहाँ जा सकता है? क्या इस विशाल ड्रेनेज सिस्टम में? मुंबई की तरह ही पुरानी काशी नगरी के नीचे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का सघन जाल बिछा हुआ है। मुझे उस संदिग्ध की गंध मिल रही है। ओह, गंध एकाएक यहाँ आकर गायब हो गई, जैसे वो संदिग्ध हवा में गायब हो गया। पर इस बंद ड्रेनेज सिस्टम से वह कहाँ गायब हो सकता है? यहाँ तो कोई एग्जिट पॉइंट भी नहीं है। डोगा की खोजी कुत्ते जैसे पैनी निगाहों से वह बारीकी छुपी ना रह सकी। ड्रेनेज की दीवारों पर सिल्ट जमी रहना आम बात है, लेकिन इस जगह जमी हुई सिल्ट पर निशान है, जैसे उंगलियों से यहाँ लगी ईंटों से कुरेदा गया। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि यहाँ गुप्त रास्ता है। क्लाक! अपना अलग ही पाताल लोक बना रखा है नसुर्रों ने। सिर्फ एक पल लगा शिकारी और शिकार को एक दूसरे को तोलने में। उसके अगले ही पल ही अंदाजा लगा पाना मुश्किल था शिकारी कौन है और शिकार कौन। आतंकवाद के खिलाफ डोगा के रगों में खौलता लावा सैलाब बनकर अपने रास्ते में आने वाली हर शह को मिटा देने पर आमादा था। मौत के मुहफ़िज़ साक्षात मौत के जबड़े में फंसे निरीह कबूतरों की तरह फड़फड़ा रहे थे। काशी कोतवाल के वाहन का तांडव तो अभी शुरू हुआ था। उसके रौद्र रूप से अभी धरती फटने वाली थी। धरती काँप रही है, भूकंप आ रहा है, सड़क फट रही है, आसमान हिलने वाला था। दाल मंडी के नीचे बम मंडी बसाए बैठे थे आतंकी। पहले इन लोगों ने मंदिर बनाने की कोशिश की, अब ये हरकत। डोगा नहीं आता तो जाने क्या होता। एक तरफ डोगा आतंकवादियों के संहार का तांडव नृत्य कर रहा था, तो दूसरी तरफ नागराज किसी तलाश में था। रत्नेश्वर महादेव मंदिर, एक और झुके हुए इस मंदिर का गर्भगृह सदैव गंगा नदी में डूबा रहता है। अगर मेरे सर्प सैनिक सही हैं तो मुझे इस मंदिर के गर्भगृह से अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। गर्भगृह में शिवलिंग से जल सर्प लिपटे हुए हैं। ओह, ये सर्प कहीं जा रहे हैं, मुझे इनके पीछे जाना होगा। कई 100 साल पुराने इस घाट की सीढ़ियों के पत्थर और मिट्टी में नदी के पानी के कटाव से गहरी सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग ही इन जल सर्पों का घर है शायद। मैं फेफड़ों में खत्म होती ऑक्सीजन को लेकर चिंतित था, लेकिन पानी खत्म होते ही यहाँ तो बिल्कुल ऊपर धरती के जैसे ही शुद्ध ऑक्सीजन व्याप्त है। हे गुरु गोरखनाथ, यह क्या है? काशी नगरी और गंगा के ठीक नीचे एक पाताल नगरी बसी हुई है। नागलोक में तुम्हारा स्वागत है तक्षक। कई शताब्दियाँ लगा दी तुमने वापस आने में। नागलोक? ये नागलोक क्या है? आप कौन है महात्मन? हमें नागलोकवासी नाग बाबा पुकारते हैं तक्षक।
यह नागलोक नगरी है जिसका अस्तित्व ऊपर बसी विश्व की पहली नगरी काशी जितना ही पुरातन है। परंतु आपने मुझे तक्षक क्यों पुकारा? क्या आप मुझे जानते हैं? हम सिर्फ भविष्यवाणी के विषय में जानते हैं तक्षक, जो आपको शताब्दियों पश्चात पुनः नागलोक में लाई है। कैसी भविष्यवाणी बाबा? आपकी बातें मेरे लिए किसी अबुझ पहेली के समान हैं। यह पहेली तो तुम्हें स्वयं ही सुलझानी होगी तक्षक। इस पहेली के पहलुओं से मैं अनभिज्ञ हूँ, परंतु अपने जिन प्रश्नों के साथ तुम यह जल सर्पों का पीछा करते हुए आए हो, उन प्रश्नों के उत्तर मैं अवश्य दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ तक्षक कि तुम मानव आतंकवाद और नाग शक्तियों के जुड़े सूत्रों की खोज में यहाँ आए हो। इस नागलोक के मांत्रिक सर्प निर्दोष हैं, उनका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं, परंतु सर्पों की एक जाति है जो मानवों का समूल नाश करने के उद्देश्य से दुष्ट प्रवृत्ति के मानवों का ही साथ दे रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो तक्षक। नागराज के सामने रहस्य की कुछ परतें खुल रही थी। दूसरी तरफ डोगा ने दुश्मनों की बखियां ही उधेड़ दी थी। इनकी मार्शल प्लानिंग काफ़ी हद तक समझ में आ रही है। अगर यह कमीने अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाते तो सच में कयामत आ जाती। अरे, यह ऊपर से कागज़ कैसा उड़ता आ रहा है? कुत्ता, क्या जाने अदरक का स्वाद। अचानक डोगा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके दिमाग के सभी नसें फट जाएंगी। लेकिन कहावत तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। क्या यह किसी तरह की पहेली है? अल्ट्रासोनिक व्हीसल। अल्ट्रासोनिक साउंड सिर्फ कुत्तों को सुनाई देता है और उन्हें बेहद तकलीफ़ पहुंचाता है। मैंने अपनी अल्ट्रासोनिक व्हीसल खास डिज़ाइन की थी जिससे मेरी कुत्ता फ़ौज को तकलीफ़ ना पहुंचे, लेकिन यह अल्ट्रासोनिक व्हीसल काफ़ी हाई डेसिबल पर सेट है। ऐसा लगता है जैसे इसे खास मुझे काबू में करने के लिए बनाया गया हो, जैसे इस व्हीसल को बजाने वाला मेरे म्यूटेशन के बारे में जानता हो, जैसे वह जानता हो कि मेरी अनियंत्रित श्वान शक्तियों को यह अल्ट्रासोनिक ध्वनि नुकसान पहुंचाएगी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ रहा है। कुत्ता काबू में आ गया है, लेकिन ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं। अपना काम जल्दी ख़त्म करो। जी डॉग ट्रेनर। मशीनें स्टार्ट करो। हाइड्रोलिक पाइप का प्रेशर बढ़ाओ। कुछ ही समय में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी। डॉग ट्रेनर? कौन है ये डॉग ट्रेनर? यह मुझे इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? पुलिस को तुम सबकी लाशों के चित्रों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। माना बहुत खूंखार है तू। पागल कुत्ते की तरह तेरे जबड़े जुर्म को भगड़ने के लिए मचल रहे हैं, लेकिन मेरे पंजे तेरे जैसे कुत्तों को तमीज़ सिखाने का काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। यह खास रेसलर्स हैंडलॉक मूव, यह खास फाइटिंग टेक्निक। अगले कई मिनटों तक उन दोनों महारथियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चरम पर चलती रही। हिंसक पशु प्रवृत्ति को पालतू बनाने की डॉग ट्रेनर की जिद और अनुशासन के उस आतंकी अंकुश को भभोर डालने की डोगा की हट, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। दोनों का हर मूव, हर वार बिल्कुल सधा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही ना सिर्फ एक दूसरे के मूव से भली भांति परिचित हो, बल्कि एक दूसरे के हर नाव की कार्ड भी जानते हों। इस दौरान एक पल के लिए भी डॉग ट्रेनर की नज़रें अपने आदमियों की मशीनों पर थिरकती उंगलियों से नहीं हटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका हर कमांड अपने जहन में बिठा रहा हो और डोगा के जहन में उसके विचारों की आंधी घुमड़ रही थी और वो आंधी उसकी आँख की किरकिरी बनने वाली थी। मेरे ऊपर आकर गिरा हुआ कागज़ क्या जानबूझकर मुझ पर फेंका गया था? ओह! आधे पल के लिए मेरा ध्यान भटका और इसने बाजी पलट दी।